तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा क्या है। हिंदी भाषा की क्लासें आपको 2-3 दे चुके हैं, लेकिन जो किया गया हो तो आगे चलते हैं हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा क्या है। हिंदी भाषा की क्लासें आपको 2-3 दे चुके हैं, लेकिन जो पहले आपने क्लास पढ़ा वो बीच से आपको पढ़ाए थे कि देवनागरी क्या है और आपका जो वर्ड है, मतलब कितने वर्ण होते हैं, सॉरी वर्ड नहीं, कितने वर्ण होते हैं। तो ये देवनागरी भाषा के अनुसार 52 होते हैं और कितने स्वर होते हैं ये बीच से हमने उठाया, ताकि क्योंकि आपका बेसिक कंप्लीट हो। लेकिन हमें कहाँ से सीक्वेंस से जाना है कि भाषा क्या है। तो आइए हम लोग आज जानते हैं कि भाषा क्या है। देखिए, यहाँ पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जैसे हम लोग बोल पा रहे हैं ना, मानव क्या है, साइंस की भाषा में मानव एक उच्च कोटि का प्राणी है। मानव कुछ है नहीं, जैसे अन्य प्राणी है वैसे मानव ही है। मानव क्या है, उच्च कोटि का प्राणी है, साइंस की भाषा में कहते हैं। और जो प्राणी है वो भी हमारी तरह ही है, लेकिन देखिए उनको भी मेरी तरह ही क्या मिला है, ध्वनि मिली है। लेकिन हम लोग क्या किए हैं, उन ध्वनियों को अक्षरों में परिवर्तित कर दिए हैं। उन ध्वनियों को क्या किए हैं, अक्षरों में परिवर्तित कर दिए हैं। जैसे बच्चे जन्म लेता है तो उस समय आवाज़ निकलता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, बच्चा रो रहा है। अब रोना क्या किया है, रोना हम लोगों ने रख दिया है कि बच्चा रो रहा है। बच्चा एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालता है, उस आवाज़ को हम लोग अक्षरों में परिवर्तित कर दिए और बोले कि नहीं नहीं, बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है। उसी तरह प्राणी भी क्या करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, ध्वनि साउंड जो निकलता है, बस उनके साउंड को हम लोगों ने क्या किया है, अक्षरों में परिवर्तित नहीं किए हैं, बस संकेतों के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। लेकिन जो मानव है इसलिए उच्च कोटि का प्राणी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास विवेक है, सोच सकता है, समझ सकता है। और क्या, ये अपनी देखिए भाषा कितना महत्व है, अपनी बात को क्या कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। किसके माध्यम से, अपनी जो उसके अंदर इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, उसको क्या कर सकता है, भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। इन्हीं जो अभिव्यक्ति का माध्यम है वो है क्या, भाषा है, कि आदान प्रदान, यानी एक दूसरे की बात को जानना और उसकी कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे भाषा बना, आइए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले सामान्य परिचय जो अभी आपको समझाए कि बच्चा जन्म लेता है तो वो रोता है, तो रोना जो होता है वो कोई विशेष प्रकार का वर्ड या वर्ण, देखिए वर्ण अक्षर होता है, वर्ड क्या होता है, शब्द, ये कोई कुछ नहीं है, बस एक विशेष प्रकार का साउंड है, जिसे हम लोगों ने क्या किया है, उसे अक्षरों के बाद किसमें, शब्दों में परिवर्तित कर लिया है। तो कहाँ से, इसी भाषा के माध्यम से। आइए देखते हैं सामान्य परिचय। जैसे भाषा की उत्पत्ति का अभिप्राय यह है कि मानव को ध्वनन की शक्ति, ध्वनन मीन्स आवाज होता है, साउंड, जिसको कहते हैं आप आवाज कह सकते हैं, नाद कह सकते हैं, साउंड कह सकते हैं। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार ध्वनन की शक्ति कब मिली, तथा वह ध्वनन शक्ति, अब देखते रहिए यहाँ फिर आया कि ध्वनन शक्ति को उच्चारित शक्ति। अब देखिए दो शब्द आए हैं, आप बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ समझने, ध्वनन शक्ति और दूसरा है उच्चारित ध्वनि। ध्वनन शक्ति वह होती है जो ईश्वर ने हमें दिया है। जो हम लोग क्या है, कहते नहीं है कि बच्चा जन्म लिया तो उसके बाद उसका रोना आवश्यक होता है। जब तक रोता नहीं है, माँ बाप या गार्जियन या जो आसपास मतलब डॉक्टर सब क्या करते हैं, उनकी धड़कनें तेज होती है कि अरे बच्चा रोया नहीं है, अभी रोना जरूरी है। क्योंकि ये जो साउंड है ना, ये प्रकृति की देन है, ये ईश्वर से मिली हुई है, उसे क्या उस जन्म से लेकर पैदा हुआ। लेकिन उन शब्दों को कब उच्चारित ध्वनि, यानी कब सीखी हुई भाषा में परिवर्तित किया गया। तो देखिए ध्वनन शक्ति को उच्चारित शक्ति कब बनाया, फिर आगे कह रहा है कि सभी प्राणियों की तरह, अभी आपको बताया ना कि सभी प्राणियों की तरह मानव भी जन्म से ध्वनन शक्ति, ध्वनन वही आवाज जो शक्ति है, ध्वनन शक्ति प्राप्त किया है। जिस दिन, अब देखना है आपको सामान्य परिचय, जिस दिन, अब क्या ये का मीन्स का किसी ने जन्म से नहीं सीख के, वो विशेष प्रकार की आवाज का मीन्स वो आवाज निकाल रहा है ना कंठ से, तो आवाज का निकली है, तो का से क्या समझ लिया, का ध्वनि से काका सीख गया, और रा ध्वनि से राम, मतलब इसी तरह कई ध्वनियां हैं कि वो निकलती जाती है विशेष रूप से, हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं वर्डों में, मीन्स अक्षरों में।
बदल लेते हैं और कहते हैं ये तो बोल रहा है, काका बोल रहा है, दादा बोल रहा है, पापा बोल रहा है, डैडी बोल रहा है, जो भी है, मीन्स वो आवाज निकाल रहा है, उसको पता नहीं है। लेकिन क्या किया गया, जब उन्हीं ध्वनियों को मानव के द्वारा क्या किया गया, अक्षरों में परिवर्तित कर दिया गया, तो वहीं से भाषा की उत्पत्ति मान ली गई। वहीं से क्या मान ली गई, भाषा की उत्पत्ति मान ली गई। तो देखिए, आइए, रा ध्वनि से राम जैसे शब्दों का उच्चारण आरंभ कर दिया, उसी दिन से भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि भाषा एक विशेष प्रकार की, एक भाषा क्या है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि है, जिसको हम ध्वनिन कह रहे हैं ना, ध्वनन ध्वनन, आप बार बार सुन रहे हैं, नाद है, साउंड है, आवाज है, उसी को हम कहते हैं। तो वो जन्म से ही हमको मिली हुई होती है, हम सबको मीन्स, चाहे हम सब मीन्स प्राणियों को, प्राणी मीन्स अभी आपको बताया कि मानो क्या है, साइंस की भाषा में एक उच्च कोटि का प्राणी है। क्यों है, इसी भाषा के माध्यम से और विवेक के माध्यम से सोच समझ सकता है, अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचा सकता है। किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। तो जब ध्वनि उसे मिली है, उन ध्वनियों को, जैसे कंठ से निकला का, तो का से जब का बच्चा पढ़ने लगा, तो वही समझ जाइए कि क्या हुआ, भाषा वो सीख रहा है। और वहां की बात हुई उत्पत्ति की, तो जब ध्वनि निकल रही थी, देखिए पहले ध्वनि निकली होगी ना, तो किसी ने क्या किया, उसे अक्षरों में परिवर्तित किया। जब का से काका लिखा जाने लगा, तो जान जाइए कहाँ कि भाषा शब्द की उत्पत्ति हो चुकी है। बात रही हिंदी भाषा की नहीं, हर भाषाओं की बातें हो रही हैं। आइए हम आगे चलते हैं। तो भाषा का अर्थ जो आपका टॉपिक है, ये तो सामान्य आपको बताया कि जब आप जन्म लेते हैं, जैसे सभी आपको बताएंगे कि जो सभी प्रकार की दुनिया है वो भाषा नहीं होती है। भाषा, ध्वनि को हम भाषा नहीं कह सकते हैं। ध्वनि एक विशेष प्रकार की होती है जो अपने अंदर, लेकिन भाषा क्या है, जब उन ध्वनियों को वर्णों में परिवर्तित किया जाता है, वो सॉरी वर्ड कह रहे हैं, वर्णों में परिवर्तित, अक्षरों में परिवर्तित किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे हार्न, गाड़ियों का हार्न बजा, ध्वनि आई, तो ध्वनि जो आ रही है वो क्या है, वहां पर भाषा नहीं है, ये समझिए आप, वहां मात्र ध्वनि है, एक विशेष प्रकार का संकेत है। उसे क्या कर रहे हैं आप, भले परिवर्तित कर ले कि ये इसकी है, इसकी है, इसकी है, लेकिन वो ध्वनि है। लेकिन वहीं पे क्या है, कोई आपको बुला रहा है, यहाँ आओ, तो क्या हो गया बच्चों, ये भाषा है। कि भाषा का प्रयोग मीन्स मैंने हिंदी में प्रयोग किया, आप इंग्लिश में कर सकते हो। जैसे हम कहते हैं कमिंग, तो क्या है कि अंदर आऊँ, तो वो मतलब भाषा है किसी की हुई, कि आप क्या कर रहे हैं, आवाज़ तो निकाल रहे हैं, लेकिन सीखी हुई मीन्स अक्षरों में या वर्डों में परिवर्तित अक्षर, यानी कि वर्ड से वर्ड बना, मतलब सार्थक अक्षरों से शब्द की रचना होती है और शब्द से वाक्य की रचना होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसे अभी बताया हार्न बजा गाड़ी का, तो वो ध्वनि है। जैसे आप तालियां बजाते हैं तो तालियों से आवाज आती है, तो वो आवाज क्या, ध्वनि है, पर भाषा नहीं है। आपको समझना है, जब ध्वनियों को भाषा में परिवर्तित किया जाए, तो वही जब ध्वनियों के क्या, सॉरी, संकेत अक्षरों में परिवर्तित किया जाए, अक्षरों में परिवर्तित किया जाए, तो वही क्या है, वही भाषा है। आइए हम आगे चलते हैं। हमने किस विशेष भाषा, हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, हर भाषाओं की जब विशेष प्रकार का जो साउंड आ रहा है आपके पास, उसको क्या कर रहे हैं हम, तब तक भाषा नहीं कहेंगे। कब तक नहीं कहेंगे, जब वो साउंड को सुनकर हम भाषा नहीं कह सकते, बल्कि उस साउंड को, उस आवाज को जब अक्षरों में परिवर्तित कर लेंगे, अक्षर कोई भी हो सकते हैं, वर्ड कोई भी हो सकता है, इंग्लिश वर्ड, उर्दू वर्ड, संस्कृत वर्ड, हिंदी वर्ड, कोई भी हो सकता है अक्षर, जब उसमें परिवर्तित कर लेंगे तब हम कहेंगे हाँ ये भाषा है, हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, इंग्लिश भाषा है। आप बच्चों समझने का प्रयास करिए कि एक विशेष प्रकार की जो ध्वनि आती है मेरे पास, वो ध्वनि तब तक भाषा नहीं होती जब तक वो अक्षरों में परिवर्तित ना हो। आइए हम लोग जानते हैं कि भाषा है क्या। साधारण शब्दों में आप एक लाइन में दे सकते हो उत्तर कि विचारों को अभिव्यक्त करना, या एक दूसरे के विचारों को जानना, या सूचनाओं का आदान प्रदान, लिखित रूप से आदान प्रदान करना ही क्या है, भाषा है। आइए हम लोग सार्थक रूप से जानते हैं कि भाषा का अर्थ क्या है। भाषा शब्द की रचना, अब देखिए यहाँ पे एक नंबर आपका फिट है, वो आना ही आना है। हिंदी भाषा में आप देखिए, भाषा शब्द की रचना संस्कृत के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है
व्यक्तायाम वाची अर्थात व्यक्तियों के द्वारा बोली गई या व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त की गई। वाची मीन्स वाणी, व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त की गई वाणी इसका अर्थ हुआ। और आगे देखिए, धातु की दृष्टि से यदि भाषा को परिभाषित किया जाए तो विचारों, भावों तथा इच्छाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने वाले वर्णात्मक प्रतीकों की समष्टि को भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा मनुष्य मुख से निकली, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कह रहा है, विचारों, भावों तथा इच्छाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने वाले वर्णात्मक प्रतीकों की समष्टि को भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा मनुष्य मुख से निकली वह सार्थक ध्वनियाँ हैं जो अपने मन के भाव तथा विचार दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। देखो कितनी सरल भाषा में है, आप समझिए। भाषा क्या है, मनुष्य मुख से निकली वह। अब देखिए वह से आपको ध्यान देना है कि ये तो आप जान ही रहे हैं कि मनुष्य मुख से निकली है, लेकिन क्या वह सार्थक ध्वनियाँ है। ध्वनि बहुत आती है, हमने बताया ना, तालियां बजाना भी ध्वनि आई उससे, ऐसे किया तो। लेकिन सार्थक ध्वनियों की बात कर रहा है। सार्थक ध्वनियां हैं जो अपने मन के भाव तथा विचार क्या करते हैं, दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। एक शब्द आया बच्चों यहाँ पे, आप देखिएगा कि सार्थक ध्वनियां। अब सार्थक ध्वनियां आई, जैसे आप कह रहे हैं, एक मिनट, आपने देखा ना कि जैसे जल, अब जा धन ला बना जल, अब इसको क्या बोलते, अब ये जल हो गया तो ये भाषा हो गया, दोनों जोड़ दिया जल। लेकिन अब इसी वर्ड को, इसी अक्षर को हम क्या करेंगे, ला पहले कर दे, जा बाद में, हो कोई वर्ड बना, सार्थक नहीं है, सार्थक नहीं है, तो इसका मतलब ये कोई भाषा नहीं है। आप क्या करते हो, इस समय लैपटॉप चला रहे हैं, आप कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, आपने देखा टाइप करने बैठते हैं आप, तो जो वर्ड आना चाहिए एक सीक्वेंस में, यदि आ रहा है तो आपकी भाषा मानी जाएगी कि हाँ ये हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा। और कभी कभी आप दाबते चले जाओ चाहे जिस पे हाथ पड़े, वो कोई भाषा नहीं है, क्योंकि वो सार्थक शब्द नहीं है। तो आइए देखते हैं हम आगे, मुख से निकलने वाली ये अर्थपूर्ण यानी अर्थ भी प्रदान करे और सार्थक ध्वनियां वाक्य का निर्माण करती हैं। मतलब पहले अक्षर, अक्षर मीन्स आप वर्ड जान रहे हैं ना, फिर वर्ड, सॉरी, एक होता है, बार बार मैं बोल देती हूँ, एक होता है वर्ड, वर्ड मीन्स अक्षर, वर्ड मीन्स होता है बच्चों अक्षर, और वर्ड एक हो गया वर्ड। वर्ड का अर्थ होता है बच्चों, वर्ड का आपका अक्षर, वर्ड मीन्स शब्द हुआ, वर्ड मीन्स शब्द और वर्ड मीन्स अक्षर। तो ये आप जानते रहिए, कहा यहाँ पे कहा गया कि मुख से निकलने वाली ये अर्थपूर्ण सार्थक ध्वनियां क्या करती हैं, जब ध्वनि निकलती है तो पहले अक्षरों में, फिर किसमें, शब्दों में, और शब्द के बाद क्या, वाक्य का निर्माण करती हैं। आइए देखते हैं कि दो प्रकार के, एक संकुचित अर्थ में और एक व्यापक अर्थ में। जब संकुचित अर्थ लेते हैं तो ये शब्द मई, मतलब एक शब्दमयी बन के रह जाती है, कि जैसे आपने बोला राम तो राम तक सीमित है, आपने कहा श्याम तो श्याम तक सीमित है। लेकिन व्यापक अर्थ में ये अभिव्यक्ति का एक माध्यम, कि जितना बोलते जाओ कम है, वो भाषा है। लेकिन क्या हो, सार्थक अर्थ देने, यानी अर्थपूर्ण हो और सार्थक शब्द का प्रयोग किया गया हो। तो आगे चल रही है, हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं कि हिंदी भाषा के रूप। अभी तक आपने पढ़ा कि हिंदी भाषा क्या है। हिंदी भाषा भाष धातु से बनी है, और एक शब्द भूल गए थे वहाँ की, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है। आइए हम लोग जानते हैं। तो देखिए, भाषा के रूप तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। दो प्रकार के, यानी पूछा जा सकता है कि भाषा जो संकुचित और व्यापक बताते हैं वो तो भाषा ही है कि दो रूपों में है वो भी, लेकिन वो इंद्रियों के वाक इंद्रियों के द्वारा, वाक जो बोलने की शक्ति है उसके द्वारा। लेकिन जो मुख्य रूप से है, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, लिखित भाषा और बेटा मौखिक भाषा। लिखित भाषा और मौखिक भाषा दो प्रकार के, यानी पूछा जाएगा 1 नंबर का प्रश्न कि मुख्य रूप से
भाषा के कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार, लिखित और मौखिक। फिर आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर कि भाषा का मूल रूप क्या है? ऐसे प्रश्न आएगा कि भाषा का मूल रूप क्या है, लिखित है या मौखिक? तो जो मूल रूप होता है बच्चों, वो देखिए लिखा है ना कि भाषा का मूल रूप क्या है? तो मौखिक है। लेकिन फिर आगे लिखा है कि मौखिक रूप को क्या आधार कौन प्रदान करता है? तो मौखिक रूप को आधार प्रदान करने के लिए किस भाषा का प्रयोग? लिखित भाषा का प्रयोग किया गया। अब दोनों आप माइंड में बैठा लीजिए। पहला प्रश्न कि भाषा किस धातु से बना है? तो भाषा भाष धातु से बना है। भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो संस्कृत भाषा से हुई। सब आप फिर उसके बाद आप पूछेंगे कि भाषा क्या है? विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने का एक साधन मात्र है। और फिर आपको पूछता है कि भाषा मुख्य रूप से कितने रूपों में पाई जाती है? तो मुख्य रूप से 2 रूपों में पाई जाती है। कौन कौन से? लिखित और मौखिक। फिर आपके सामने फैक्ट है कि भाषा का मूल रूप क्या है? तो भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक होता है। लेकिन फिर अगला प्रश्न आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है कि मूल भाषा को आधार प्रदान करने वाली भाषा कौन है? ना तो मौखिक का नाम लेगा ना लिखित का। तो मूल भाषा आपको पता है ना मौखिक है, और उसे आधार कौन प्रदान कर रहा है? तो आधार लिखित भाषा प्रदान कर रही है। ये दोनों अलग है, आप देख लीजिएगा। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं कि साहित्य को आधार प्रदान कौन सी भाषा करता है? साहित्य को आधार कौन सी भाषा प्रदान करता है? मौखिक या लिखित? तो लिखित भाषा, क्योंकि बोलकर सिर्फ हम समझ सकते हैं, लेकिन उसे आधार प्रदान करना कि युगों युगों तक पढ़ा जाए। जैसे महाभारत है, रामायण यदि लिखित रूप ना होता तो हम लोग कैसे जानते कि रामायण है? कोई कहता और सुनकर क्या हम लोग सुनी बातें कितनी देर तक याद रखते हैं? बहुत ज़्यादा देर तक नहीं याद रख सकते हैं। लेकिन जो अस्थायी रूप से लिखित होता है जो लिखित है वो स्थायी रूप से होता है कि चलो भाई आज भूल गए, कल उस चीज़ को हम पुनः पढ़ लेंगे। इसलिए हम भी कहेंगे कि आप कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और लिखना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि देखिए आप ज़्यादा देर तक हम लोग क्या है, हमने बताया था ना, फ्राइड का जो सिद्धांत होता है 3 भागों में विभाजित है, इड, ईगो और सुपर ईगो। जो हम लोगों के अंदर ज़्यादा है वो इड है, अचेतन की अवस्थाएं ज़्यादा है, हम लोग अचेतन की अवस्था में ज़्यादा रहते हैं भैया। सुपर ईगो तो बहुत कम होता है। तो वही चीज़ है कि जो बात सुनते हैं कुछ देर तक तो पहला लेक्चर सुने तो उस समय याद रहता है, लेकिन जब दूसरा सुनने लगे तो धीरे धीरे उसको भूलने लगे, तीसरा सुने तो आधा भूल गए, चौथा सुने 3 भाग भूल गए, फिर 5वां सुने तो क्या हुआ, एकदम से उसको भूल गए। अब हावी कौन हो रहा? जो वर्तमान में है। तो इसलिए क्या करता है? लिखित भाषा ही साहित्य को आधार प्रदान करता है। फिर आइए एक प्रश्न है, एक एक नंबर के सारे प्रश्न है बच्चों। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, देखिए हमने बताया ना हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से? संस्कृत भाषा से हुई है। लेकिन बच्चों एक प्रश्न आपसे पूछ लेगा, विशेष ध्यान से सुनिए, हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम, यहाँ क्रम लगाना हम भूल गए हैं। वो हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम तो संस्कृत से तो हुआ है, आप जान ही रहे, लेकिन कैसे क्रम में हुआ? तो सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, फिर संस्कृत से पाली हुई, पाली भाषा जिसको किसने? महावीर स्वामी ने प्रयोग किया था। किसने? महावीर स्वामी ने। फिर उसके बाद आई प्रकृत भाषा, पाली भाषा, सॉरी, पाली और प्रकृत भाषा और पाली भाषा। फिर अपभ्रंश भाषा है, लास्ट में कौन सी भाषा है? अपभ्रंश। और यहीं से हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई। यहीं से क्या हुई? हिंदी उत्पन्न हुई। कहाँ से हुई? हिंदी उत्पन्न यहीं से हुई कि संस्कृत, उसका विकृत रूप आया पाली, पाली के बाद प्रकृत आया, प्रकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद हिंदी आई। पाली भाषा का प्रयोग गौतम बुद्ध ने किया, प्रकृत भाषा का महावीर स्वामी ने किया, अपभ्रंश भाषा ये हमारी हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है। और यहीं से हिंदी यानी अपभ्रंश को ही हिंदी मान लिया गया। बाद में क्या क्या इसको देखिएगा आप और विस्तृत में जाएंगे तो किसने माना है, जब हम हिंदी पढ़ाते हैं टीजीटी तो उसमें अपभ्रंश चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को ही क्या कह दिया है? अपभ्रंश को हिंदी कह दिया है। लेकिन बाद में कुछ विद्वानों ने पुरानी हिंदी कहा। क्या? पुरानी हिंदी, यानी जो पुरानी का मतलब कि ये पहले थी लेकिन अब उसका क्या हुआ? सुधरा हुआ रूप हिंदी आ गया है। तो ये एक क्रम है, सीक्वेंस है, ये हिंदी नहीं दिया रहेगा, आपको समझाने के लिए हमने हिंदी दे दिया है। यही क्रम रहेगा, 1 नंबर का 100% पूछा जाएगा हर परीक्षाओं में आपको सीधे नहीं पूछते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई, तो सरल है, आप बता देंगे। एक क्रम पूछता है, उल्टा सीधा क्रम दे देंगे, जैसे पहले प्रकृत दे देंगे, फिर पाली बाद में दे देंगे, अपभ्रंश पहले
दे देंगे, प्रकृत बाद में दे देंगे, या संस्कृत को तीसरे नंबर पे कर देंगे, इस तरह पूछते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम क्या है। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, याद रखिए, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये आपका क्रम है। फिर एक प्रश्न आता है कि आदि भाषा कौन है। आदि में सबसे प्राचीन, यानी आरंभ, आदि में आरंभ, यानी सबसे आरंभिक, यानी सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो हमारी संस्कृत है। ऐसे भी पूछा जा सकता है एक प्रश्न घुमा के कि सभी भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है, तो हमारी सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। फिर पूछा जा सकता है कि सभी भाषाओं की, ये आगे प्रश्न हमने दिया था, ध्यान नहीं दिया, सभी भाषाओं की जननी तो संस्कृत भाषा, और आदि भाषा संस्कृत भाषा, प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी कही जाने वाली भाषा, सॉरी देववाणी कही जाने वाली, सॉरी बच्चों, देववाणी कही जाने वाली भाषा कौन सी है, तो संस्कृत भाषा। ये एक नंबर के आपके संस्कृत के प्रश्न है। फिर से आइए हम लोग एक बार देखते हैं इसको। पहले आपने देखा, सबसे पहले यही प्रश्न बनता है कि संस्कृत भाषा, सॉरी हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई, तो भास धातु से हुई, जिसका अर्थ क्या हुआ, व्यक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्तियों के द्वारा बोली गई भाषा। और फिर इसका रूप पूछेंगे, मुख्य रूप से कितने हैं, दो हैं, लिखित और मौखिक। और ये कितने रूपों में पाई जाती है, रूपों में, ये रूप है अलग है, लेकिन वो संकुचित और व्यापक रूपों में। संकुचित में शब्द विशेष है, और व्यापक में क्या है बच्चों, तो व्यापक में हमने बताया विचारों की अभिव्यक्ति है। और फिर आगे प्रश्न है आपका कि भाषा का मूल रूप क्या है, तो भाषा का मूल रूप मौखिक है, लेकिन मूल रूप को आधार प्रदान करने वाली भाषा लिखित भाषा है। फिर आगे आया कि साहित्य को आधार कौन सी भाषा प्रदान करता है, तो साहित्य को आधार प्रदान करता है कौन सी, लिखित भाषा। फिर आगे आपका है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति, तो आपने बता दिया कि संस्कृत भाषा, लेकिन हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम क्या है, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। फिर आइए देखते हैं कि आदि भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा। देववाणी कहे जाने वाली भाषा संस्कृत भाषा। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। इतना आप पढ़िए, आगे फिर पढ़ा रहे हैं आपको बच्चों, आगे आपको पढ़ा रहे हैं भाषा की परिभाषा। वेरी इंपॉर्टेंट है भाषा की परिभाषा। 3-4 राइटर के अनुसार हम बता दे रहे हैं, आपको मिले तो और तैयार कर लीजिएगा। 1-2 पूछा जाता है, डायरेक्ट ऐसे दे देते हैं कि ये परिभाषा किसके अनुसार है। तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत के शब्दों में इन्होंने कहा है कि भाषा क्या है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्री, जो हृदय रूपी क्या है, जो हृदय में क्या होता है, छोटे छोटे वो लगे रहते हैं ना, उससे जुड़े होते हैं मांसपेशियां और सब जुड़े रहते हैं, तो तार, वही बोला गया कि हृदय तंत्री, तंत्री में तार होता है, कि हृदय तंत्री की झनकार है, यानी जो हृदय से निकल रही है वो क्या है, भाषा है। हृदय तंत्री की झनकार है, जिसके स्वर में अभिव्यक्ति पाती है, यानी जिसके स्वर में क्या करती है, अभिव्यक्ति पाती है। कहने का मतलब इनका ये कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत की भाषा संसार का नादमय चित्र है। नादमय, नाद मीन्स आवाज रूपी। नाद पहले भी बताया था कि ध्वनन शक्ति भी आवाज है, नादमय भी आवाज है। तो नादमय चित्र है, यानी एक आवाज के रूप में चित्र है। और कैसा, ध्वनिमय स्वरूप है। और कैसे, ध्वनिमय, इसका स्वरूप क्या है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्री, विश्व रूपी एक मानव है, जैसे मानव होता है ना, उसके अंदर हृदय होता है, तो वैसे पूरा विश्व है, उसके अंदर ये जो हिंदी है कैसे, हृदय रूप, हृदय, जो हृदय होता है विश्व का, हृदय रूपी तंत्री, यानी कि जो हृदय में ताल लगे होते हैं, वही बोला गया कि हृदय तंत्री की झनकार है, जो आवाज निकल रही है हृदय से, जिसके स्वर में क्या पाई जा रही है, अभिव्यक्ति पाती है। जो स्वर में क्या पाती है, स्वर में नहीं पाती है, बल्कि स्वर में पाती है, यानी जो आवाज है वो क्या है, भाषा के रूप में स्वर में अभिव्यक्ति पाती है। फिर अगला आपका जो परिभाषा बताया है वो सीताराम चतुर्वेदी के शब्दों में, ये जितने भी रखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है चारों, उसके अलावा भी आपको मिले तो आप पढ़ लीजिएगा। चौथा है सीताराम चतुर्वेदी के शब्दों में कि भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया, यानी भाषा ना होती तो हम एक दूसरे को समझ ना पाते,
को कहने वाला कुछ कहता, हम कुछ समझ लेते। और क्या होता है, या तो बोलते ना, या बोलते तो एक दूसरे को समझा ना पाते। इसलिए इन्होंने भी कहा, सीताराम चतुर्वेदी ने कहा कि भाषा के आविर्भाव से क्या हुआ, सारा संसार, सारा संसार, सिर्फ एक की बात नहीं कि हम उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही, सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। अगला आप अगली जो परिभाषा है वो रखे हैं यहाँ पर श्याम सुंदर के शब्दों में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप दोनों को मानिए, इनका सीताराम चतुर्वेदी का, श्याम सुंदर के शब्दों में, श्याम सुंदर दास का भी, कि भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। भाषा क्या है, सिर्फ एक ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। बाबू सक्सेना के शब्दों में, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उन्हें भाषा कहते हैं। देखो बच्चों, बहुत सरल है, ये चारों परिभाषाएं तो आप रट ही लीजिएगा, इसके अतिरिक्त भी आपको मिले तो जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि ऐसे देंगे आपको स्वतंत्र रूप से छोड़ दें कि आप भाषा की परिभाषा लिखिए तो आप कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन इसलिए रटने की बात कर रहे हैं कि कोई ये कह देंगे कि क्या है, भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बचने से बच गया। तो अब बताओ, बनने से बच गया ये किसकी परिभाषा है? जब आपको याद ही नहीं रह गया कि किसकी परिभाषा, तो आप क्या कहेंगे? तो किसकी परिभाषा है? सीताराम चतुर्वेदी के शब्दों में। इसी प्रकार ये चारों याद कर लीजिएगा, अतिरिक्त भी आप याद कर लीजिएगा, और फिर हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें भी सॉल्व कराएंगे। पहले तो हम लोग विस्तृत क्लास लें, आप प्रैक्टिस सेट के पीछे परेशान ना रहें, जब पेपर आए तब प्रैक्टिस सेट किया जाता है। पहले आप क्लासें लें और स्वयं से पढ़ें। जब आप इस तरह पढ़ेंगे तो जब आप प्रैक्टिस सेट लेके बैठेंगे तो सारे प्रश्न आपको स्वयं आते रहेंगे। आप अपने आप को, प्रैक्टिस सेट अपने आप को जांचने के लिए होता है कि हम कहाँ तक तैयार हैं, तब आप करिएगा। अभी से प्रैक्टिस सेट करने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद बच्चों, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं, कि भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहले हमने बताया ना कि यदि आप किसी व्यक्ति की विशेषता को जानना चाहते हैं, जब उसे देखें तो काला है, गोरा है, लंबा है, पतला है, उसका स्वभाव कैसा, जो कुछ भी जानते हैं वो उसकी विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे हमने आपको भाषा पढ़ाया कि भाषा का अर्थ क्या है, या भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो भाष धातु से हुई। ये इसकी जननी कहाँ, संस्कृत भाषा से हुई, संस्कृत भाषा इसकी जननी है। और क्या है, आगे के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है, दो रूपों में, मौखिक एवं लिखित है, सामाजिक साधन है, सामाजिक वस्तु है। और क्या है, कह सकते हैं कि ये विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्ति करने का साधन है, लिखित और मौखिक रूप में। ये सारी चीज़ें जो कुछ जानते हैं शब्दमयी है, और क्या है, अभिव्यक्तिमयी है। जितना कुछ जान रहे हैं आप उसके विषय में, वो सब क्या है, भाषा की विशेषताएं। आइए हम लोग पॉइंट वाइज जानते हैं। तो पॉइंट वाइज चलते हैं। सबसे पहले एक लाइन तो आप लिख ही सकते हैं कि भाषा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो आइए हम लोग पॉइंट वाइज जानने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट है आपका कि भाषा क्या है, भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु है। भाषा क्या है, सामाजिक व्यवहार की वस्तु है। फिर दूसरा पॉइंट है ज्ञानार्जन एवं अभिव्यक्ति का साधन है। फिर तीसरा, ज्ञानार्जन एवं अभिव्यक्ति का, ज्ञानार्जन मीन्स ज्ञान प्राप्त करना, किसके, भाषा के माध्यम से। फिर अभिव्यक्ति का साधन है। फिर अगला पॉइंट है भाषा के माध्यम से हमारे सारे क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। भाषा के माध्यम से क्या होता है, हमारे सारे क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। जैसे आप ठंडी में हैं इस समय, घर में बिस्तर के नीचे से ही क्या बात कर रहे हैं, निकलने का भी मौका नहीं है, लेकिन आप क्या यहीं से बैठे बैठे अपने कार्य कर रहे हैं। देश विदेशों तक आपकी आवाज़ जा रही है। भाषा के माध्यम से क्या हो रहा है, सूचनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं, आप प्रदान कर रहे हैं सूचनाओं को, आज सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। तो सब क्या हो रहा है, सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं ना। फिर अगला पॉइंट है आपका, भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात दूसरे तक पहुँचाना है। यानी एक व्यक्ति की बात जो बोल रहा है, जैसे अब पीएम मोदी आप भाषण दे रहे हैं, वहाँ तो क्या भाषा के माध्यम से हम अपने घर में बैठकर भी उनकी बात को समझ रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है आपका, भाषा के माध्यम से मनुष्य बोल कर ही नहीं, अभी तो कोई बोल नहीं पा रहा है, और क्या है, वो लिखना पढ़ना जानता है तो जरूरी नहीं है वो लिख कर लिखित रूप में भी क्या कर सकता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, या अपने विचार दूसरे तक पहुंचा सकता है। फिर अगला पॉइंट है, भाषा ध्वनियों को चिन्हित करता है। भाषा क्या करता है, चाहे इंग्लिश भाषा हो, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा, चाहे उर्दू भाषा हो, जो भी भाषा है, वो क्या कर रहा है, वो अपनी जो उसे
जो एक विशेष प्रकार के चिन्ह है उनको क्या करता है, लिखित रूप से चिन्हित कर रहा है, संकेतों को या ध्वनियों को लिखित रूप से चिन्हित कर रहा है। फिर अगला पॉइंट है, भाषा के लिखित एवं मौखिक दोनों रूप पाए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है, भाषा संकुचित अर्थों में शब्दमयी और व्यापक अर्थों में अभिव्यक्तमयी है। फिर अगला पॉइंट आपका है, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और लास्ट में जो रखा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप जानिए, यहीं से विशेषताओं में आप फंसते हैं कि भाषा क्या है, पैतृक संपत्ति नहीं है। क्या पूछ रहा है, आपसे पूछेगा कि भाषा पैतृक संपत्ति है, पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है, और यहाँ नहीं हटा के दे देता है, 3 सही देता है, चौथा दे देगा कि भाषा पैतृक संपत्ति है, तो वहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ही इसीलिए हम आपका ध्यान केंद्रित करवा रहे हैं कि नहीं है, ये किसी बात की बपौती नहीं है। भाषा भाषा सामाजिक है, सबके लिए, सबके द्वारा बनाई गई और सबके लिए है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए या निजी संपत्ति नहीं है। तो यहीं पे आप फंसेंगे बच्चों, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से पढ़िएगा। आगे हम परिभाषाओं के साथ फिर मिलते हैं।